शेल्बी हॉस्पिटल के जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर उपस्थित। सर, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे सभी दर्शकों के। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में, और आप सभी का वीकली फेसबुक लाइव में स्वागत है। सर, तो आज हमारा टॉपिक है एट्रियल फाइब्रेशन। सर, तो एट्रियल फाइब्रेशन होता क्या है? तो हार्ट की अनियमित गति होने को एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो हार्ट की अनियमित गति कई कारणों से हो सकती है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है एट्रियल फिब्रिलेशन। यह एट्रियल फिब्रिलेशन हार्ट की हृदय गति की बीमारी है, और हार्ट की हृदय गति अनियमित हो जाती है, इसीलिए इसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। और यह हार्ट की जैसे जैसे हार्ट एजेड होता जाता है, बुजुर्ग होता जाता है, वैसे वैसे इसमें ये प्रॉब्लम आती जाती है। ओके सर, ऐसे कौन से हार्ट के मरीज होते हैं जिनको एट्रियल फाइब्रेशन की समस्या होती है और संभावना भी होती है? तो ऐसे सारे मरीज जिनको लंबे समय से हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कई मामलों में सांस की बीमारी या सीओपीडी है, इन सब की बीमारी जिनको होती है उन सबको होता है। ऐसे किसी व्यवस्था जिसमें हार्ट के चैम्बर एनलार्जमेंट, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर ऊपर होते हैं और 2 चैम्बर नीचे होते हैं। तो जो ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं जिनको एट्रिया बोलते हैं, अधिकांश केसेस में जैसे ये चैम्बर, ये हार्ट के कक्ष बड़े हो जाते हैं तो इनको एट्रियल फिब्रिलेशन बीमारी हो जाती है। तो अक्सर इन केस में ये सारे लोग होते हैं जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन होने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। यहाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 80 साल की उम्र के लोगों को देखा जाए तो उसमें से हर 5 से 6 में से एक पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन बीच में इंटरमिटेंट हो सकता है। इंसिडेंस की बात करें कितना कॉमन है, तो 1000 लोगों में से 1 लोगों को जनरल पॉपुलेशन में एट्रियल फिब्रिलेशन होता ही है। ओके सर, एट्रियल फाइब्रेशन को डायग्नोज कैसे करते हैं? तो यह एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत ही आसानी से डायग्नोज किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप पल्स पे हाथ रखें और 1 मिनट तक वेट करें तो आपको पता चल जाए कि अनियंत्रित पल्स है और इससे एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। दूसरा, आपका ईसीजी 90% एट्रियल फिब्रिलेशन को पिकअप कर लेता है, जो परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन होते हैं। जो ट्रांजिएंट एट्रियल फिब्रिलेशन होते हैं उसमें पिकअप करना मुश्किल होता है, तो उसको ट्रांजिएंट ईएफ को नहीं पिक पाया, तो उसके लिए 24 आवर होल्टर या 7 डेज होल्टर की जरूरत होती है। तो कोई भी हृदय गति को पकड़ने वाली कोई भी डिवाइस हो सकती है, चाहे वो होल्टर हो, चाहे सिंपल ईसीजी हो, या आप सिंपल पल्स की मॉनिटरिंग से भी पकड़ सकते हैं। इस बीमारी को पकड़ने के लिए आपको एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट, एक ईसीजी मशीन की जरूरत पड़ती है, उसी से सारा पता चल जाता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको पता चल जाता है कि यह एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसको आगे वर्कअप करना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह पता करना इंपॉर्टेंट है कि इस बीमारी की वजह क्या है। ओके सर, एट्रियल फाइब्रेशन कितना कॉमन है? क्या ये आम जनता में पाया जाता है? यस, मैंने जैसे बताया कि हर 1000 में से 1 मरीज को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, और जैसे जैसे बुजुर्ग अवस्था बढ़ती है, एज बढ़ती है, वैसे वैसे 80 से 90, जैसे मरीज 80 साल की उम्र पहुंच जाता है तो एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो यह एज रिलेटेड बीमारी है, और इससे इसी की वजह से कई लोगों को सांस फूलने की तकलीफ होती है। ओके सर, एट्रियल फिब्रिलेशन का इलाज हम कैसे कर सकते हैं? तो जनरली ऐसे मरीज हमारे पास कई तकलीफ से आते हैं। पहली तकलीफ क्या आती है? सांस का फूलना। तो जैसे ही हार्ट की गति अनियमित होती है, हार्ट के पंपिंग में डिस्टर्बेंस होने लगता है। हार्ट का ब्लड जो एक डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, कभी कभी वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, या ब्लड का कुछ भाग अनियंत्रित इधर उधर जाने लगता है। तो इससे मरीज की सांस फूलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो एक तो सांस फूलने की वजह से आ सकते हैं। कई मरीज हमारे पास अनियंत्रित गति, हार्ट गति के साथ आते हैं, पाल्पिटेशन के साथ आते हैं। पाल्पिटेशन मतलब हार्ट की गति बढ़ गई है, और हार्ट की गति बढ़ गई है और मरीज को अनईजी फील हो रहा है, तो कई मरीज उसके साथ भी आते हैं। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई सारे मरीज को स्ट्रोक या लकवे के साथ हमारे पास आते हैं, और जब लकवा के मरीज का इलाज किया जाता है तब पता चलता है कि उसको एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी थी और ये अनडायग्नोज थी। तो सही मायनों में एट्रियल फिब्रिलेशन बीमारी को पकड़ना और उसके इलाज करने में सबसे ज़्यादा फायदा किसी बीमारी का होना है तो वो स्ट्रोक का होना है या लकवे का होना है। तो अगर ऐसा माना जाता है कि सही समय पे एट्रियल फिब्रिलेशन बीमारी को पकड़ लिया जाए और नियंत्रित कर लिया जाए और दवाइयाँ ठीक से दी जाए तो लकवा होने की संभावना 90% कम हो जाती है। ओके
सर एट्रियल फिब्रिलेशन वाले मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले एट्रियल फिब्रिलेशन वाले मरीजों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको किसी भी तरीके की दवाई मिस नहीं करनी है। केवल कुछ डोज मिस होने पे भी हार्ट की धड़कन वापस बढ़ सकती है। दूसरा, एट्रियल फिब्रिलेशन वाले मरीजों को हाई ध्यान रखना चाहिए कि उनको लकवे की रोकथाम के लिए जो दवाई चलती है वो दवाई चलती रहे, उसको एंटीकोगुलेशन बोलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से, जैसे लंबे समय से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से, तो वो रोकथाम मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए और उसको बीपी को कंट्रोल करना चाहिए और इलाज लेना चाहिए। ओके सर, एट्रियल फिब्रिलेशन वाले मरीजों में भविष्य आने वाले समय में उनको कोई समस्या आ सकती है क्या? हाँ, जैसे मैंने डिस्कस किया कि एट्रियल फिब्रिलेशन वाले मरीजों को क्लॉटिंग की समस्या आ सकती है। वो क्लॉटिंग सबसे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। हो सकता है वो क्लॉटिंग पाँव में हो, हाथ में हो सकता है शरीर के किसी हिस्से में हो, और सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप से जब ये क्लॉटिंग आती है तो क्लॉटिंग कहाँ जा सकती है? ब्रेन में जा सकती है और मरीज को स्ट्रोक या लकवा हो सकता है। तो इससे वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके के मरीजों को आप इसकी रोकथाम के लिए दवाइयाँ दें। और ऐसा देखा गया है कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीजों को टाइम से बीमारी पता चल जाए, अनियंत्रित गति की पता चल जाए, तो वो अगर दवाई लेते रहे तो लकवे का 90% रोकथाम तक हो सकता है। ओके सर, एट्रियल फिब्रिलेशन और स्ट्रोक का आपस में ऐसा कोई संबंध है क्या? ये बहुत ज्यादा सुनने में आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और जितने स्ट्रोक हमारे पास आते हैं उसमें से हाइपरटेंशन, इंटरमिटेंट एएफ, इंटरमिटेंट एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीज की संख्या 20 से 30% होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अनकंट्रोल हाइपरटेंशन और एट्रियल फिब्रिलेशन, ये दो मेजर चीजें हैं स्ट्रोक प्रिवेंट करने के लिए। और आप समझ ही सकते हैं कि लकवे की बीमारी में एक बार होने के बाद कितनी ज्यादा मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ सकती है। तो बहुत क्लोजली रिलेटेड है। और अगर पहले इनको प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में हमको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि अगर ये कॉज प्रिवेंट कर लिया तो आगे भी मरीज ठीक रहेगा। ओके सर, एक एडवाइस आपके द्वारा हमारे दर्शकों के लिए। तो जितने भी लोग एएफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमने लास्ट ईयर चलाया था, और अभी हम फिर बताना चाहेंगे कि जितने भी व्यक्ति 60 साल या 65 साल से ऊपर का है, उनका साल भर में एक बार ईसीजी जरूर होना चाहिए। अगर उनको कोई सिम्टम नहीं है तो तब भी 65 साल की उम्र के मरीजों का एक बार ईसीजी जरूर होना चाहिए साल भर में। अगर कोई लक्षण है तो ईसीजी जल्दी कराएं, उसको निगलेक्ट मत करें। तो ईसीजी एक बहुत बेसिक टूल है, वो सबके नजदीकी किसी भी डॉक्टर के पास उपलब्ध है, सारे फिजिशियन के पास उपलब्ध है। तो अपनी बुजुर्ग पॉपुलेशन को, हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को इस बीमारी से बचाएं और इस बीमारी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से ही बचाएं। बस यही हमारा आज का अनुरोध है आपसे। थैंक यू सर, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सभी के साथ डिस्कस करने के लिए। आई होप सर के थ्रू दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।